Hello friends, we are going to now discuss a very important topic of grammar, that is preposition. Preposition के questions हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, be it बैंकिंग और एसएससी एग्जाम और अदर क्लरिकल एग्जाम्स। prepositions के questions में आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि what is the right preposition that should be used in place of the wrong preposition, or preposition has been given and blank is left. So in four preposition out of the four options, four prepositions, you have to choose the most appropriate one. तो दोनों तरह से इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, रॉन्ग का यूज कर दिया गया या ब्लैंक इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वन फॉर दैट ब्लैंक। प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस में लाइक वेरी कॉमन प्रीपोजिशन दैट यू अंडरस्टैंड और द कॉमन यूजेज यू अंडरस्टैंड, वहां तो ठीक है आपको याद रहता है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि यू कांट गेट मास्टरी बाय जस्ट नोइंग द कॉमन प्रीपोजिशंस और बाय जस्ट नोइंग द कॉमन यूजेजेस। ये धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि ये कैसा है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि इसमें आपको ट्रांसलेट करके आप सही प्रीपोजिशन नहीं निकाल सकते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू ट्रांसलेट इन देयर ओन लैंग्वेज। जब हिंदी में सोचते हैं, फिर हिंदी में जो मे और का और उसका जिस तरह का भी अर्थ निकल रहा है द्वारा, उसके अकॉर्डिंग वी ट्राई टू फिट इन वन प्रीपोजिशन। बट ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश एक अलग तरह की लैंग्वेज है, उसकी जो वहाँ जो थॉट प्रोसेस है वो एक डिफरेंट हो सकता है और वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में जो है वो प्रीपोजिशन रॉन्ग हो सकता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हिंदी में हम किसी से भी पूछते हैं तुम्हारे घड़ी में क्या समय हुआ है, राइट? अब इसका इंग्लिश में अगर हम सोचते हैं तो ये लगता है कि ये होना चाहिए व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। सो प्रीपोजिशन इन, ये लगता है कि ये ठीक है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में। लेकिन ये प्रपोजिशन इंग्लिश में सही नहीं है, इसकी जगह पर यूज होता है बाय, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो ट्रांसलेट करके आप नहीं कर सकते हैं। फिर इसको कैसे कर सकते हैं? जितना आपको एक्सपोजर मिलता है, जितना रीडिंग करते हैं, सुनते हैं इधर उधर और पढ़ते हैं, और तब आपको पता चलता है कि कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पर यूज होता है। तो ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग सीखेंगे इसको किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि प्रपोजिशन होते क्या है। देखिए, इसमें दो पार्ट है। प्री पोजिशन यानी इट कम्स टू टेल द पोजिशन of a noun or pronoun vis-a-vis another noun and pronoun। किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आता है, इसलिए प्री बोलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रीपोजिशन हमेशा सब जो है उस नाउन और प्रोनाउन जिसके बारे में वो बता रहा है उससे पहले ही हो। कभी कभी ये लास्ट में आ जा सकता है। ओके, जैसे ये सेंटेंस आप देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव इन। अब दिस इज द प्लेस, अब आपको जो ये प्लेस है ये नाउन और इसको इस प्रोनाउन आई के साथ ये बताता है कि ये कहाँ रहते हैं, राइट? इस पोजीशन को बताने वाला जो प्रीपोजिशन है वो एंड में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, राइट? बट अगर सेंटेंस है आई एम इन द रूम, अब देखिए इसमें रूम जो नाउन है, द रूम यहाँ पर, और आई प्रोनाउन, इनकी दोनों की पोजीशन आपस में बताने वाला वर्ड इन है, इन, जो कि बीच में द रूम से पहले आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं कि वो प्रोनाउन या नाउन जिसकी पोजीशन बताते हैं उससे पहले आ सकते हैं, लेकिन ये लास्ट में भी आ सकते हैं। तो इनका कोई फिक्स पोजीशन ऐसा नहीं है। अब प्रीपोजिशंस को कि सिर्फ हमें पोजीशन बताने के लिए आता है, ये आपने समझ लिया। इसको हम लर्न कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे, ध्यान में कैसे रखेंगे। देखिए, इसको पढ़ने का, लर्न करने का एक मेथड ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द बेसिक prepositions एंड और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना, उनके डिफरेंसेस को समझना। तो इसमें बेसिक प्रीपोजिशंस बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स के डिस्कस कर सकते हैं, उनको समझा जा सकता है। नंबर वन, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझिए। नंबर टू, डिफरेंसेस जो है उनमें आपस में, उनको समझेंगे कैसे यूज होता है, कौन सा वर्ड कहाँ पर। और उसके बाद नंबर टू, एज ए स्टूडेंट आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन लर्न करने पड़ेंगे जहां पे कि फिक्स प्रीपोजिशंस है वो, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद आप देखेंगे कि एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा। PREP, शॉर्ट फॉर्म में PREP ऐसे ही डिक्शनरी में लिखा होता है प्रीपोजिशन के लिए। तो कुछ फिक्स वर्ड्स है जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे आपका वर्ड अगर फॉन्ड है तो फॉन्ड के बाद ऑफ एक फिक्स प्रीपोजिशन है। ही इज फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग जोक्स। सो फॉन्ड ऑफ का मतलब उसका शौकीन है। तो फिक्स प्रीपोजिशन ऐसे बहुत सारे हैं, वो फिर आपको बुक में देखना पड़ेगा और उसको अच्छी रीडिंग करनी पड़ेगी सो दैट आपको ये याद रहे कि किस वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। जैसे फॉन्ड ऑफ है या अफ्रेड ऑफ है या सेंसिटिव टू है। और कुछ केसेस में ऐसा है कि कुछ वर्ड्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस आते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो नंबर थ्री,
देखिए जिस तरह से वो वर्ड यूज हो रहा है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड आएगा, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूसरा वर्ड आएगा। जैसे वर्ड ले लीजिए एंग्री। अब किसी पर्सन के साथ अगर एंग्री है तो विद आ जाता है, ही इज एंग्री विद किसी भी व्यक्ति के साथ, विद मी, विद हिम, विद यू। तो लेकिन एंग्री अगर आप किसी बात पर हैं, जिस मुद्दे पर हैं, सो यू आर एंग्री ओवर समथिंग, किसी पॉइंट पे, मुद्दे पे। तो सेम वर्ड के साथ आप देखें अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज हो सकते हैं। अब क्योर, CURE क्योर है, तो ही वॉज क्योर्ड ऑफ। अब आप कहते हैं क्योर्ड ऑफ जो भी डिजीज है, यानी उससे ठीक हो गया वो। ही वेंट टू अमेरिका एंड वॉज क्योर्ड ऑफ कैंसर। ओके, और दूसरी तरफ यही CURE क्योर, इस वर्ड के लिए जब आप एज अ नाउन यूज करते हैं तो आप कहते हैं क्योर फॉर। दिस हर्ब इज अ क्योर फॉर कॉमन कोल्ड, तो वहां पर फॉर यूज हो जाता है। तो लर्निंग के लिए हिसाब से मैंने आपको बोला कि प्रेपोजिशंस में हमें सबसे पहली चीज सीखनी होगी कि व्हाट आर द बेसिक प्रेपोजिशंस, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड देम, हाउ टू यूज देम, द डिफरेंसेस अमंग्स देम। एंड सेकेंड थिंग इज दैट द लिस्ट ऑफ द फिक्स प्रेपोजिशन, जिसमें कुछ नाउन्स, एडजेक्टिव्स, कुछ वर्ब्स, इनके बाद में आने वाले जो प्रेपोजिशंस हैं वो फिक्स हैं और वो बुक में डिटेल में दिए होते हैं। नाउन के बाद वाले प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स के बाद वाले फिक्स प्रेपोजिशंस और वर्ब के बाद आने वाले फिक्स प्रेपोजिशंस, तो ये आपको मिल जाएंगे। और थर्ड केस आई टोल्ड यू दैट इज फॉलोड बाय डिफरेंट प्रेपोजिशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जैसे एंग्री विद अ पर्सन और एंग्री ओवर समथिंग और एंग्री अबाउट समथिंग और क्योर फॉर या क्योर ऑफ। तो इस तरह से अलग अलग हम इसको सीखेंगे। सो इसमें थोड़ा सा लर्निंग का पार्ट आपको करना पड़ेगा। नंबर 2 और नंबर 3 को पढ़ने के बजाय आपको सिर्फ इसके लिस्ट, इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको लिस्ट जो है वो बुक से पढ़नी पड़ेगी बहुत अच्छे से, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ क्रैमिंग। सो इन नंबर ऑफ टाइम इफ यू ओपन द बुक एंड यू लुक एट दिस लिस्ट ऑफ फिक्स प्रीपोजिशंस एंड केसेस, तो वो कई बार करने के बाद आपको ऐसा होगा कि ये फिक्स याद सा हो जाएगा वो पॉइंट, राइट, और जो एग्जाम्स में आपको काम आएगा। तो एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आप बड़ी जल्दी से पकड़ सकते हैं क्योंकि बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। एज ए फैकल्टी यू नीड माय इंटरवेंशन, वो हेल्प मेरी आपको चाहिए बेसिक प्रीपोजिशंस में, वो कैसे हैं, क्या है, किन किन डोमेन्स में यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या है, और उनमें सबसे बड़ी बात आपस में डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग देम, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द बेसिक प्रीपोजिशंस एंड द कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1, देखिए फॉर द ईज ऑफ लर्निंग, आसानी से सीखने के लिए हम प्रेपोजिशंस को डिवाइड कर देते हैं कुछ अलग 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 पार्ट में। आपको बहुत छोटे 2 लेटर के प्रेपोजिशंस भी दिखते हैं, जैसे इन, एट, टू, ऑफ, तो बहुत छोटे से ऑन। लेकिन इससे बड़े 2 कंबाइन करके 2 प्रेपोजिशंस भी बनते हैं, जैसे आप देखते हैं अप टू, अपॉन, इनटू, तो 2 प्रेपोजिशन, ऑन टू, ओ एन और टी ओ मिल गया, ऑन टू हो गया, इस तरह के। फिर कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी आपको मिलते हैं, राइट। सो यू कैन कम अक्रॉस वेरी सिंपल प्रेपोजिशंस। अभी ये मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ आपने कैसे प्रेपोजिशंस पढ़े। सिंपल प्रेपोजिशंस बहुत स्मॉल से, जैसे बाय, सिर्फ 2 लेटर्स, in, at, on, off, और नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ 2 ही लेटर्स के, बल्कि एक प्रीपोजिशन छोटा वर्ड एक अपने आप में, फ्रॉम, राइट, इस तरह के आपने देखे, या फॉर। दूसरे आप देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस में 2 स्मॉल प्रीपोजिशंस आर क्लब टुगेदर एंड वी गेट अ न्यू वर्ड, जैसे आपने अप और ऑन। अब ये देखिए ऑन यहाँ है, इसी कैटेगरी का अप है यूपी, और इसको मिला दिया तो एक प्रीपोजिशन हो गया अपॉन। ऑन है और टू है, उसको मिलाया तो ऑन टू। इसी तरह से इन और टू को मिला दिया तो हो गया इन टू, इस तरह के प्रीपोजिशंस। और थर्ड आपने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आपको मैंने पहले भी बताया था कि when more than one word come together and they do a certain job, they are called phrases. अब phrases एडजेक्टिव की तरह अगर काम करें तो एडजेक्टिवल phrases हो गए, नाउन की तरह मिलकर के एक से अधिक वर्ड, if they behave like a noun or they function as a noun, they are called noun phrases. इसी तरह prepositional phrases। अब prepositional phrases के एग्जाम्पल देखिए, जैसे वर्ड है owing to, अब ये इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, prepositional phrase हो गया। वर्ड है owing to,
for the sake of, with reference to, with a view to, राइट। ये इस तरह के एक से ज्यादा वर्ड मिल करके, जैसे इन अकॉर्डेंस विद, इन ल्यू ऑफ का मतलब बदले में, उसके एक्सचेंज में, इन ल्यू ऑफ ईटीसी, ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। सो सिंपल प्रीपोजिशंस से स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस और सिंपल, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट जिनमें हम इसको डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप देखते हैं कि प्रीपोजिशंस आर यूज्ड फॉर टू टेल द पोजीशन, ये तो इसके नाम का ही पार्ट हो गया। तो अब पोजीशन को हमने एक तरह का, एक रियल में एक डोमेन मान लिया, और इस पोजीशन को बताने वाले किस किस तरह के प्रीपोजिशंस हैं, चाहे वो सिंपल प्रीपोजिशन हो या फिर कंपाउंड प्रीपोजिशंस हो, वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उनके फिर कॉन्सेप्ट्स को और उनके डिफरेंसेस को। इसी तरह से फिर दूसरा टॉपिक ले लेंगे, जैसे दूसरा डोमेन ले लिया कि प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं हम टाइम को बताने के लिए, उनको डिस्कस कर लिया कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं डायरेक्शंस को बताने के लिए, ओके, वी कैन डिस्कस दैट, राइट। सो दिस वे विल कवर डिफरेंट डोमेन्स। तो ये बेसिक प्रीपोजिशंस एंड कॉन्सेप्ट्स का पार्ट है। तो सबसे पहली बात डिस्कस करते हैं पोजीशन बताने वाले प्रीपोजिशंस को। सो पोजीशंस के लिए जो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, जैसे कि इन, एट, ऑन, ओवर, above, under, below, behind, in front of। अब देखिए in front of एक से ज्यादा वर्ड है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, before, after, by, beside, within। so इनके कॉन्सेप्ट्स को पहले देखते हैं, राइट। सो लेट्स टेक देम वन बाय वन। वी ऑल नो कि इन का यूज करते हैं हम पोजीशन बताने के लिए, एड्रेस बताने के लिए, एट का भी यूज करते हैं और ऑन का भी यूज करते हैं। डिफरेंस देखेंगे, देखिए रिलेटिवली किसी बिगर प्लेस को बताने के लिए भी यूज इन। तो इन का यूज आप किसी कंट्री के लिए, जैसे इन इंडिया, बिगर प्लेस है, स्टेट है, सिटी है, इन प्लेसेस के लिए हम इन का यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल विल से इन दिल्ली, राइट। बट उससे स्मॉलर प्लेस है, उसी सिटी के अंदर एक स्मॉल प्लेस है, तो उस प्लेस के पहले हम एट का यूज करेंगे। तो वी कैन यूज एट प्रीत विहार। अब प्रीत विहार इज ए लोकेलिटी, ओके, एक मोहल्ला है जिसको, तो अब वो दिल्ली में, तो हम इसको कहते हैं एट प्रीत विहार इन दिल्ली। तो बिगर प्लेस के लिए इन और स्मॉलर प्लेस के लिए एट। इसी तरह से अगर हम विलेजेस की बात करें, चाहे छोटे ही विलेज क्यों ना हो, तो वहां पर भी हम वी कैन यूज इन, ओके। सो विलेजेस में भी इन यूज कर सकते हैं। एंड ऑन का यूज करते हैं जब किसी रोड का या किसी स्ट्रीट का नाम बताते हैं, देयर वी यूज ऑन। एग्जाम्पल देखें, ऑन केजी मार्ग, राइट। अब ये एक रोड का नाम है केजी मार्ग, तो ऑन केजी मार्ग। ऑन पार्लियामेंट स्ट्रीट, अब अगर स्ट्रीट का नाम है ऑन पार्लियामेंट स्ट्रीट। सो इस तरह आप ऑन का यूज करेंगे। याद रखेंगे कि एट को यूज करते हैं किसी पॉइंट के रेफरेंस को बताने के लिए। तो इवन इफ द प्लेस इज बिग बट यू वांट टू यूज दैट प्लेस एज अ रेफरेंस टू टेल योर पोजीशन, वी कैन यूज एट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप यहाँ वेट करते हैं और ये एक हॉस्पिटल है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, और यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड एंड ही आस्क यू वेयर आर यू, एंड यू से आई एम एट XYZ हॉस्पिटल, मैं यहाँ हूँ। आपने एट बोल दिया। तो एट का मतलब ये एग्जैक्ट ये पॉइंट नहीं बताता कि आप हॉस्पिटल के अंदर हैं, कि उसके बाहर की तरफ हैं या उसके पीछे की तरफ हैं, बैक की तरफ। एट का मतलब बस ये हो गया कि उसके उस पॉइंट पर हैं आप, उसके पास हैं, रेफरेंस पॉइंट आपका है। अब when the person comes and asks you, okay, I am standing outside, आपका फ्रेंड कहता है I am standing near the gate, where are you, तब आप कहते हैं I am inside या I am in the hospital। तो आप इसका मतलब अंदर हैं। अब ये आपकी पोजीशन है।
बट एट वी यूज एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो एट एज ए रेफरेंस पॉइंट, अगर आप चाहे कितने भी बड़े प्लेस को एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज कर रहे हैं, अपनी स्थिति बताने के लिए उसको एक लैंडमार्क, एक बिंदु की तरह यूज करते हैं, तो एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो पोजीशंस के लिए कॉमनली हम यूज करते हैं इन, एट, ऑन, एड्रेस बताने के लिए। अब देखिए इसमें ओवर को देखिए और ऑन के साथ साथ इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए ऑन के साथ अगर इस सरफेस किसी चीज से टच होता है तो वी कैन यूज ऑन। अब ये जो बॉल रखी है ये कहाँ रखी है, डेस्क पे है, राइट, ये टेबल पे है, डेस्क पे है, और सरफेस टच हो रहा है तो इसलिए इट इज ऑन द टेबल। अगर ये बॉल का सरफेस इससे टच नहीं होता और ये सपोज ये हवा में हो रही है, यहाँ देखिए इसका सरफेस टच नहीं हो रहा है, तो फिर ये ऑन नहीं कह सकते अगर टच नहीं करता है। तो फिर हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं ओवर, इट इज ओवर द डेस्क। ओके, ओवर हम ऐसे किसी भी पॉइंट के लिए यूज करते हैं। ओवर का मतलब होता है हायर इन पोजीशन, लेकिन ये परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि ये उसी लाइन में कोई चीज ऊपर जा रही हो 90 डिग्री में, तो वो सीधे उसी की लाइन में हो, इन द सेम लाइन, वी कैन यूज ओवर। अदरवाइज आप देखें एक और प्रीपोजिशन अबव भी यूज किया जाता है ऊंचाई के लिए, दैट ऑल्सो मीन्स हायर इन पोजीशन। लेकिन ओवर और अबव में डिफरेंस क्या है? ओवर एंड अबव में डिफरेंस ये है कि ओवर हम यूज करते हैं इन द सेम लाइन, उसी लाइन में हो, परपेंडिकुलर हो। इट इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम लाइन, इट ओनली कन्वेज दिस सेंस दैट इट इज हायर इन पोजीशन, कि आपसे ऊंचा है, किसी चीज से कोई चीज ऊंची है, तो फिर हम वहां बोलते हैं कि अबव। अब जैसे कि कोई फैन की सीलिंग है, रूम में अंदर कोई बैठता है तो सीलिंग हमेशा हमारे सर के ऊपर ही है, तो इसलिए ओवर, द सीलिंग इज ओवर अवर हेड। बट कोई चीज आपसे ऊपर है, या मान लीजिए कि फैन यहाँ लगा हुआ है, सीलिंग फैन, और आप उससे दूर हैं, पोजीशन में तो आपका सर उससे नीचे है लेकिन आप उसके ठीक नीचे नहीं खड़े हैं, द सीलिंग फैन इज अबव योर हेड, ये अबव है। और अगर ये टच करने लगेगा हेड को तो ये ऑन द हेड हो जाएगा, अगर हेड के ऊपर रखा हुआ है तो ऑन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस, ये तीनों प्रेपोजिशन देखिए ऊंचाई ऊपर के लिए यूज किए जाते हैं। हिंदी में हम एक ही वर्ड यूज करते हैं ऊपर, लेकिन इनमें अंतर ये है, ऑन, ओवर एंड अबव में। तो आई होप इट्स क्लियर। तो जब भी सेंटेंस लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज लॉजिकली सही होनी चाहिए, ओवर आना चाहिए या अबव आना चाहिए या ऑन आना चाहिए। अब ओवर का मैं अब आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि कब हम ओवर का यूज इस सेंस में भी करते हैं, जैसे कोई चीज किसी चीज को कवर कर ले, राइट। अब ये स्मॉल सी कैनाल के ऊपर अगर ये एक ऐसा फ्लाईओवर बना दिया गया, एक ब्रिज बना दिया गया है, तो इस फ्लाईओवर को इट इज ओवर द कैनाल, ओवर द रिवर, राइट, ये उसके ऊपर बना हुआ है। तो ओवर का मतलब जरूरी हर जगह ये नहीं है कि ओवर जो है बिल्कुल सीधे उसी लाइन में, बट ओवर का मतलब यही है कि आप कोई चीज को किसी को कवर भी करते हैं तब भी ओवर यूज करते हैं। जैसे यू कैन स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, राइट, तो मतलब बेड को कवर करना है, या ओवर द ओल्ड मैन बिकॉज ही फील्स कोल्ड, तो ओवर द ओल्ड, उसके ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, उसको कवर करना है उसके साथ। तो ओवर का सेंस हो गया इन द सेम लाइन बट हाई इन पोजीशन, एंड इन द सेम लाइन परपेंडिकुलर लाइन में, और ओवर का यूज कवर करने के लिए भी यूज होता है। ओवर देखिए यहाँ अगर हम ब्रिज की बात करें तो वो तो रिवर के ऊपर ही होता है, ठीक, इसलिए ओवर का कॉन्सेप्ट वहां पर भी सही है। ओवर एक मूवमेंट को भी शो करता है, यानी कोई चीज मूव कर रही है तो ओवर के सेंस में हम यूज करते हैं। जैसे द काइट वॉज फ्लाइंग ओवर द ट्री, राइट, तो अब मूवमेंट हो रहा है उसमें, या द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, तो वो मूवमेंट है, तो मूवमेंट को शो करने के लिए भी ओवर का यूज करेंगे। गलती से भी यहाँ पे कभी अपॉन लिखा हो तो रॉन्ग है, क्योंकि ये सेंस एक ओवर का अलग आ रहा है, मूवमेंट का है। कोई चीज अभी आगे के उसमें हम अपॉन डिस्कस करेंगे कि उसका क्या सेंस हुआ। एज ऑफ नाउ आपको ये तीनों क्लियर हो गए। चलिए पीछे देखते हैं अब। इन एंड और at, on, over, above क्लियर है। लेट्स टेक अप अनदर वन, अंडर। देखिए जो ओवर के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया, अंडर और बेलो, ये बिल्कुल उसी तरह से यूज किए जाते हैं। ओवर का जस्ट अपोजिट अगर कोई है तो वो है अंडर। अंडर का मतलब होता है डायरेक्टली इन द सेम लाइन, राइट, परपेंडिकुलर इन द सेम लाइन, बट नीचे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई टेबल है तो इस टेबल के नीचे कोई चीज है, बॉल पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे द बॉल इज अंडर द टेबल।
ठीक नीचे है, देखिए। अब कोई चीज अगर किसी के पोजीशन में डायरेक्टली नीचे नहीं होकर के कहीं इधर उधर है बट पोजीशन में लोअर है, तो वहां आप यूज करेंगे बिलो। अब याद होगा आपको कि अंडर के लिए हमने यूज किया था वहां ओवर, और बिलो के लिए सेम सेंस के लिए यूज होता था अबव। सो अबव का जस्ट अपोजिट बिलो हो गया, तो इट मीन्स जस्ट लोअर इन पोजीशन, लोअर इन हाइट और पोजीशन, बट नॉट नेसेसरली कि इन द सेम लाइन। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट कि अगर सीलिंग फैन के कोई ठीक नीचे खड़ा है तो ही इज स्टैंडिंग अंडर द सीलिंग फैन, बट वो सीलिंग फैन के ठीक नीचे नहीं होकर के उसने लेफ्ट राइट में एक दो स्टेप कोई ले लिए और नीचे तो है अभी भी लेकिन उसके ठीक नीचे नहीं है, नॉट इन द सेम लाइन, तो हम बेलो यूज करेंगे। अब आप देखेंगे कि अंडर भी यूज करते हैं हम किसी चीज के मूवमेंट को शो करने के लिए। अगर सेंटेंस लिखा है द वाटर इज फ्लोइंग बिलो द ब्रिज, तो बिलो द ब्रिज रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बिलो को हम जनरली स्थिर चीजों, स्टैटिक चीजों के लिए यूज करते हैं, और जब मूवमेंट शो करना हो तो हम अंडर यूज करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट समझेंगे कि इट इज डायनेमिक इन नेचर, अंडर इज डायनेमिक इन नेचर, तो मूवमेंट के लिए भी हम अंडर का यूज करेंगे। द वाटर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। अब कभी कभी आपको याद होगा कि एक दो प्रेपोजिशंस आपने सेम सेंस के लिए और देखे थे, जैसे बीनीथ कहीं कहीं लिखा होता है, बीनीथ का मतलब भी अंडर होता है, नीचे, बिल्कुल उसी जैसा। और ड्रामा में या लिटरेचर में पढ़ा होगा एक और प्रेपोजिशन बहुत बड़ा सा, उसमें दो वर्ड को मिला करके अंडरनीथ कर देते हैं, अंडर और बीनीथ को यूज करके एक साथ अंडरनीथ। देखिए अंडरनीथ का मतलब भी हो गया नीचे, लेकिन इसका यूज जो होता है वो मोस्टली लिटरेचर में होता है, पोइट्री में होता है, ड्रामा में होता है। ओके, सो अंडर और बेलो, बीनीथ, अंडरनीथ, इनसे रिलेटेड भी पॉइंट समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ या बिफोर एंड आफ्टर, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए बिहाइंड हिंदी में जिसको पीछे कहते हैं, ये भी पोजीशन बताने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आप देखते हैं आफ्टर का भी यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए, बैक पीछे की बात बताने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस को समझना होगा। पहले चीज समझ लें कि बिहाइंड एक तरह की किसी फिक्स सी चीज के लिए ज्यादा यूज होता है, और एक मोमेंट्री जो चीज ऑलरेडी ट्रांजिशन में है या मूवमेंट कर रही है, फिक्स नहीं है, वहां पर हम आफ्टर को यूज करते हैं। तो फिक्स्ड में जैसे आप कहेंगे देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, देयर इज अ पार्क बिहाइंड माई ऑफिस, देयर इज अ स्कूल बिहाइंड माई रेस्टोरेंट, तो ये सही है क्योंकि ये चीजें मूवमेंट तो नहीं कर रही हैं, ये स्ट्रक्चर फिक्स है। और आफ्टर का मतलब आप जो है पोजीशंस को बताने के लिए करते हैं, जैसे कि द मैन इज रनिंग आफ्टर द मनी, किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं आपको, तो आप कहते हैं कि ही इज रनिंग आफ्टर द मनी। और द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, तो उसके पीछे जा रहा है। तो जो ये पीछे जाने का यानी ये हमारा मूवमेंट वाला जो पार्ट है, उसके अंदर हम यूज करते हैं आफ्टर को। ओके, किसी चीज का कोई डेस्टिनेशन है, कोई एम है, उसको बताने के लिए व्हाट आर यू आफ्टर, मतलब आप किसके पीछे लगे हुए हो, क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पीछा करना, फॉलो करना, परसू करना किसी चीज को, उसके लिए मेटाफोरिकली यूज हो सकता है। मेटाफोरिकली का मतलब उस सेंस में लगा सकते हैं यूज, कि अब वो फिजिकल कोई पीछा नहीं हो रहा है, परसू नहीं हो रहा है, लेकिन एक आदमी अपने उद्देश्य के पीछे, किसी चीज के पीछे काम कर रहा है, तो आफ्टर यूज कर सकते हैं। मूवमेंट हो रहा है, आफ्टर यूज करेंगे। ओके, तो बिहाइंड हो गया। अब देखिए बिहाइंड के अलावा हम यूज करते हैं दो वर्ड ऐसे, जैसे इन फ्रंट ऑफ पोजीशन बताने के लिए, और बिफोर का यूज भी करते हैं पोजीशन बताने के लिए। इन फ्रंट ऑफ जो है वो अधिकतर वही फिक्स सी चीज, परमानेंट हो, इमूवेबल हो, उसके लिए मोस्टली हम प्रेफर करते हैं इन फ्रंट ऑफ को। जैसे देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज अ ह्यूज बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, तो इन फ्रंट ऑफ का सेंस आ जाएगा। लेकिन अगर पर्सनली किसी के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, राइट, तो बिफोर का यूज करेंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स वहां पे नहीं होने जा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, द नॉटी बॉय वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द प्रिंसिपल, द क्रिमिनल वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, तो बिफोर का सेंस वहां पर करेक्ट है, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, इन फ्रंट ऑफ में और बिफोर में। और साथ ही आपने इसके पीछे दोनों वर्ड देखे, बिहाइंड भी और आफ्टर भी। ओके, अब इन्हीं पोजीशंस में देखते हुए बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर समझ में आ गया अब आपको। अब देखते हैं बाई और बिसाइड का यूज कहाँ करते हैं।
वी यूज बाई टू कन्वे द सेंस ऑफ क्लोजनेस, पास में, दूरी जो है, जब डिस्टेंस बतानी हो आपको तो आप वहां पे किसी चीज को पास बताने के लिए हम यूज करते हैं बाई। तो बाई आप कहते हैं नियर बाई, क्लोज बाई, उसी तरह से बाई यूज करते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग बाई द रोड, तो वो रोड के पास में बैठे हुए थे, तो इसलिए आपने यहाँ पे बाई कर दिया। बिसाइड इज ऑल्सो ए प्रेपोजिशन, इसको भी यूज करते हैं। बिसाइड का मतलब भी होता है बाय द साइड ऑफ, किसी के साइड में। अब बाई और इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि बिसाइड साइड में होगा, साइड का मतलब हो गया इधर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड, ओके। बट बाई जो है वो किसी भी तरफ हो सकता है, बस डिस्टेंस हो, पास में होना चाहिए, ज्यादा दूरी नहीं होगी, तो बाई यूज करेंगे। अब बिसाइड, जैसे इन दिस पिक यू कैन सी आई एम सिटिंग बिसाइड माई फादर, सो beside is the right word here, but be careful because in exams another word sometimes is wrongly used in place of beside, और वो लिख देगा उसको, सेंटेंस लिखा हुआ है besides, इसमें अगर आप एक s ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल अलग वर्ड हो गया। इट इज नॉट अ प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये याद रखेंगे। बहुत बार ये एग्जाम में दे दिया जाता है, रॉन्गली लिखा होता है, आपको इसको पहचान के रखना है। beside इस प्रेपोजिशन, बट बिसाइड्स इज एडवर्ब। इसका मतलब क्या होता है, यानी इट्स नॉट अ प्रेपोजिशन, ये तो मैंने आपको बताया है कि याद रखना है। ये एक एडवर्ब है, इसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, जिसको आप कहते हैं हिंदी में अतिरिक्त, किसी चीज के अतिरिक्त कुछ और। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप एक मोबाइल फोन लेने गए, बट आपने बिसाइड्स अ मोबाइल फोन आपने और क्या ले लिया, यू परचेज्ड लैपटॉप, तो आपका बजट को ज्यादा बढ़ा दिया आपने और लैपटॉप ले। तो बिसाइड्स का मतलब इंस्टेड ऑफ नहीं है कि उसके बजाय ये ले लिया उसकी जगह पर, नहीं, इसका मतलब एडिशन, मोबाइल तो लिया ही लिया एंड साथ में आपने और ले लिया एक लैपटॉप, तो यूज कर सकते हैं बिसाइड्स। तो इन दोनों के डिफरेंस को बताना इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पोजीशंस में ही देखिए, इस लिस्ट में इसमें कुछ और वर्ड भी ऐड कर सकते हैं पोजीशंस को बताने के लिए, और वो वर्ड है जैसे बिटवीन लिखते हैं पोजीशन बताने के लिए, अमंग यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए। तो आप पहले देखें कि हम कहाँ यूज करते हैं बिटवीन। दो चीजों के बीच में कोई अगर होता है तो फिर उसको वहां पर यूज करते हैं बिटवीन। जैसे दिस बॉय इज सिटिंग बिटवीन द टू पोल्स, अब ये पोल नंबर 1 पोल नंबर 2 इसके बीच में है, इसलिए वी कैन यूज हियर बिटवीन, ओके। अब बिटवीन किसी भी चीज में जब दो में बांटते हैं किसी चीज को तो बिटवीन का यूज करते हैं, ये प्रेपोजिशन है। जैसे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी गई। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो है इसलिए इनके बीच में हो गया, तो याद रखने वाला पॉइंट ये है कि अगर बिटवीन दो से ज्यादा लोग अगर हैं, नंबर नहीं मेंशन है उसमें, तो फिर आप यूज करेंगे बिटवीन की जगह अमंग। इस पॉइंट को याद रखना है, अमंग यूज करते हैं। अब अगर यहाँ दो नहीं है बट आपको नंबर नहीं पता है कि कितने ब्रदर्स हैं, 5 है 6 है कितने हैं वो नहीं है, बस ब्रदर्स है, तो बिटवीन की जगह पे यूज करना पड़ेगा अमंग। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग the brothers. The sweet was distributed among the students, right? Among the classmates. अब कितने क्लासमेट है, फिक्स नंबर कोई नहीं है, तो आप among यूज कर सकते हैं दो से ज्यादा के लिए। अब एक और एग्जांपल देखिए among का, यहाँ तो दो चीजों के बीच में बैठा है तो between हो गया। अब अगर कोई ये बहुत सारे यहाँ पे कुछ ट्रीज हैं और आप कहते हैं the thief ran and hid among the trees, Yeah, the thief ran and disappeared among the trees. तो वो इतने सारे बहुत सारे ट्रीज लगे उनके बीच में जाके कहीं गायब हो गया, नहीं दिख रहा है, तो अमंग हो जाएगा। अब दो पेड़ नहीं है वहां पर, इसलिए बिटवीन द टू ट्रीज तो नहीं कर सकते, तो अमंग्स द ट्रीज। अब अमंग के साथ आप कभी कभी ये वर्ड आपने पढ़ा होगा अमंगस्ट, एसटी लगा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अमंगस्ट जो है ये थोड़ा ओल्ड इंग्लिश में ज्यादा यूज होता था, और इसका और अमंग का डिफरेंस ये था कि अमंग्स्ट को यूज करते थे जब भी वॉवल साउंड आता था,
किसी वर्ड में, और अगर कहीं नहीं वॉवल साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो अमंग का यूज कर लेते थे। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसका कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, तो देयर इज नो हार्ड and fast rule related to this in modern English. So that's why amongst, whether you use among or you use amongst, both are okay. तो एग्जाम्स में आपको जो भी क्वेश्चन देते हैं वो ज़्यादातर यही देते हैं कि बिटवीन और अमंग में से यू हैव टू डिसाइड दैट विच विल बी द सूटेबल प्रीपोजिशन। और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2 से की संख्या हो रही हो तो बिटवीन कर देंगे, और अमंग जब नंबर आपको पता नहीं हो, 2 से ज़्यादा हो, तो फिर अमंग की तरफ जाएंगे। एक और प्रीपोजिशन पोजीशन के लिए वर्ड यूज होता है विद इन। अब विद इन का जो सेंस है वो किसी चीज के लिए, देखिए इस सेंस में आता है, जैसे ये वॉल है 4, किसी रूम में 4 वॉल होती हैं, तो दीज विद इन द वॉल्स ऑफ दिस रूम। अब विद इन का मतलब होता है शुड नॉट गो बियॉन्ड द वॉल्स, इनके अंदर अंदर इस सीमा में रहना, तो ये विद इन के सेंस में यूज किया जाता है। ओके जैसे विद इन आप टाइम के लिए भी यूज करते हैं, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर, उसका सेंस होता है कंप्लीट योर पेपर विद इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। यानी आप 20 में भी कर सकते हैं, 25 में भी कर सकते हैं, 29 भी कर सकते हैं, बट आपकी लिमिट 30 है, उसके अंदर करना है। लेकिन विद इन का आप यूज टाइम की जगह पर अगर डिस्टेंस पोजीशन की बात करें तो फिर किसी बाउंड्री के, किसी वॉल्स के, उनके बीच में कन्फाइन करके उसमें भी विद इन का यूज करेंगे। ओके तो हम लोगों ने डिस्कस किए पोजीशंस से रिलेटेड जो बेसिक प्रीपोजिशंस यूज होते हैं उनके डिफरेंस। सो नाउ वी टेक अप अनदर डोमेन, अनदर एरिया वेयर वी यूज बेसिक प्रीपोजिशंस। नंबर 2 वी टॉक अबाउट डायरेक्शंस। देखिए दिशा बताने के लिए भी प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स प्रीपोजिशंस के आते हैं जिनमें आपको दिशा का बोध हो जाएगा, विच डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज बी इन वन और द अदर वे रिलेटेड टू डायरेक्शन, कि अपोजिट में है, उसी डायरेक्शन में है, सेम है, किस तरह किधर जा रहा है, वो आइडिया आपको मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल वी यूज TO2, वी यूज, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर एक है तो 2 यूज करते हैं, वी यूज 2 से रिलेटेड ही पहले बताता हूँ आपको। टूवर्ड्स इन डिस्कस किया था, इनटू यहाँ डिस्कस करते हैं, ऑन डिस्कस हुआ था, अपॉन डिस्कस करते हैं, ऑन टू, इनटू, अपॉन, ऑन टू, अप टू से पहले बेसिक अप डिस्कस करते हैं, डाउन, अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, FOR, for, through, off. Okay, so let us understand the difference and the concepts related to them. Number 1, to and towards. The difference. देखिए to always tells about the destination. वो पॉइंट जिधर से आप जिधर जा रहे हैं उसको हम यूज करते हैं, उसके लिए to का यूज करते हैं। So I am going to my office. अब डेस्टिनेशन आपका ये है आपका ऑफिस, तो आप बताते हैं कि आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन जो कह रहा है ये किस मंजिल को जा रहा है, किस डेस्टिनेशन को जा रहा है, राइट। टूवर्ड्स यूज करते हैं टू टेल द डायरेक्शन, नॉट द डेस्टिनेशन। तो टूवर्ड्स से आपने ये बस आइडिया लग गया कि ओके ही विल गो दिस वे और दैट वे, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर ही इज गोइंग टू, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक डायरेक्शन का आइडिया लग जाएगा कि किस ओर जाएगा, हिंदी में जिसको ओर कहते हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, एंड आप कहते हैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई ऑफिस। अब टूवर्ड्स माई ऑफिस का मतलब है कि वेदर आई एम गोइंग टू ऑफिस एग्जैक्टली, वो पर्सन उसको जिसको मैंने बताया वो नहीं जानता। ऑफिस विल बी ऑन माई वे एंड आई विल पास थ्रू इट, आई विल हेडिंग टू सम अदर प्लेस, you don't know. So towards just gives you the idea that वो पॉइंट आपके रास्ते में आएगा या आप वहीं जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इसका पता नहीं चलता, सिर्फ डायरेक्शन का पता चलता है कि यू आर गोइंग दिस डायरेक्शन टू। दूसरा इनटू यूज करते हैं। देखें इनको हमने डिस्कस किया था कि इन एक तरह का फिक्स चीज है, जैसे अब इस बॉक्स के अंदर ये बॉल रखी हुई है तो द बॉल इज इन द बॉक्स, राइट। अब ये फिक्स है, मूवमेंट नहीं है इसमें। लेकिन अगर कि कभी आपको मूवमेंट किसी चीज का शो करना है तो फिर हम यूज करते हैं इनटू। अब कोई चीज किसी चीज में जा रही है तो इनटू हो गया। जैसे ही केम इनटू द रूम, कैट जम्प्ड इनटू द वेल, तो इनटू, ही केम इनटू द रूम, अंदर आ गया,
jumped into a well। जब लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरे में ट्रांसलेट करते हैं तो मेटाफोरिकली वहां पे भी इनटू का यूज कर देते हैं। देखिए उसमें कोई फिजिकल एक दूसरे में प्रवेश तो नहीं हो रहा, लेकिन हम कहते हैं ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, तो इनटू का यूज कर सकते हैं वहां। तो इन फिक्स चीज हो गया, इनटू हो गया जहां पर आप मूवमेंट करेंगे। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखना है आपको, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा केम इनटू द रूम, लेकिन एक एंटर वर्ड यूज करते हैं। एंटर के साथ में आप इनटू यूज नहीं करेंगे। जैसे फिजिकली कोई किसी रूम के अंदर डोर से के थ्रू आता है, ही एंटर्ड इनटू द रूम, दैट इज इनकरेक्ट। जो एंटर वर्ड है उसके अंदर इनटू इनबिल्ट है, तो वो सेंस आ ही जाता है अपने आप में। सो अगर सेंटेंस है ही एंटर्ड इनटू द रूम, देखिए यहाँ पे वो एंटर हो रहा है तो इनटू की आवश्यकता नहीं है, इनटू इज रॉन्ग। ही एंटर्ड द रूम, सो नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर एंटर्ड हियर, ही एंटर्ड द रूम। लेकिन अगर फिजिकली मूवमेंट करके कोई किसी चीज के अंदर नहीं जा रहा है, बल्कि एक मेटाफोरिकल सेंस में यूज हो रहा है, उस केस में इनटू एंटर के बाद भी ठीक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही एंटर्ड इनटू द आर्ग्यूमेंट। अब कोई फिजिकल एंट्री तो नहीं हो रही यहाँ पर, तो बातचीत में जो बहस हो रही है, जो मुद्दा डिस्कस हो रहा है, उसमें एंट्री किया किसी ने, ही ज्वाइंड द आर्ग्यूमेंट, तो ही एंटर्ड इनटू द आर्ग्यूमेंट, दिस इज करेक्ट हियर। ओके, सो एंटर्ड को लेकर के ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि फिजिकल एंट्री के लिए एंटर के बाद इनटू नॉट करेक्ट। जैसे ही एंटर्ड इनटू द पूल, नॉट करेक्ट, ही एंटर्ड द पूल, ही एंटर्ड द रूम। लेकिन अगर कोई बहस में, किसी मुद्दे में, किसी डिस्कशन में ज्वाइन करता है तो फिर उसको हम वहां पे कह सकते हैं मेटाफोरिकल की, ही एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, इनटू द आर्ग्यूमेंट। मूविंग अहेड, इनटू के बाद आप देखिए इन और इनटू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अपॉन, ऑन टू, ये कहाँ यूज करते हैं हम? सभी को पता है कि अप का मतलब होता है ये डायरेक्शन, यानी ऊपर की ओर, और डाउन इसका अपोजिट हो गया। ये दोनों प्रीपोजिशन डायरेक्शन को शो करते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ये अप एंड डाउन हो गया। बहुत जगह से भी इसका यूज होता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अप्स एंड डाउन्स, यहाँ पर जो अप्स एंड डाउन्स है ये मेटाफोरिकली ये कहावत की तरह यूज किए जाते हैं। नीच ऊंच जो लाइफ में आती है, यानी कठिन, कभी आप लो फील करते हैं, कभी आप हाई फील करते हैं, तो मुश्किलें भी और आसानियां भी, तो अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। वही सेंस यहाँ अप एंड डाउन, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन जब इन दोनों प्रीपोजिशंस को, अप को और ऑन को एक साथ ऐड करते हैं तो अपॉन बन जाता है। अपॉन का कॉन्सेप्ट देखिए ये कोई चीज जब मूव करके कहीं किसी चीज के ऊपर आती है तो हम उसको लिए अपॉन यूज करते हैं। यानी थोड़ा सा नीचे से जंप करके कोई चीज ऊपर आ रही है तो अपॉन का यूज करेंगे। या ऊपर ही कोई चीज है और मूव कर रही, सपोज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के बच्चे ऊपर जंप कर रहे हैं, राइट। जैसे सोफा है तो उसके ऊपर दे जंप, तो दे आर जंपिंग अपॉन द सोफा, राइट। और द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब ये फ्लोर से जो है जंप करके ऊपर की तरफ आ रही है, इसलिए अपॉन द टेबल करेक्ट है, राइट। तो अप और ऑन का दोनों का सेंस यहाँ पर बनेगा। दूसरा एक वर्ड है ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है कि पोजीशन चेंजेस फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म वन टू अनदर वन, और ये मूवमेंट भी शो करेगा। जैसे अब ये रोड है, आपकी ये रोड है जिधर आप जा रहे हैं, इधर ये दूसरा वन वे, राइट। तो ये टू वे ट्रैफिक को शो करने के लिए ये वन इधर जा रहे हैं। अब नाउ वो यू आर ड्राइविंग हियर, आपकी कार यहाँ चल रही है और आप अपने ड्राइवर से कहते हैं टेक द कार ऑन टू द साइड वॉक या सर्विस लेन। अब ये जो सर्विस लेन है, साइड वॉक है, ये है, तो एक प्लेटफॉर्म से मूव करके ऑन दूसरे पे आ गए, तो ऑन टू इज करेक्ट देयर। ओके, डिफरेंस अपॉन और ऑन टू में देखिएगा कि अपॉन एक वर्टिकल जंप करके ऊपर जाता है तो अपॉन का सेंस वहां ज्यादा बनता है, और ऑन टू का मतलब होता है बस एक पे ऑन है, एक सरफेस पे, और वहां से द प्लेटफॉर्म, द मैट्रेस, किसी भी उसमें वो चेंज होकर के दूसरे पे आ गया। फ्रॉम द फ्लोर इट हैज कम टू द मैट्रेस टू स्लीप, तो ही हैज कम ऑन टू द मैट्रेस, राइट, फ्रॉम द फ्लोर। तो यहाँ कोई ऐसा ऊपर की तरफ बहुत मूवमेंट नहीं है वर्टिकली, तो ऑन टू एंड अपॉन का डिफरेंस ये है। Now, after this, along, across, against, इनको देखिए। Along means in the same line, parallel to something, किसी चीज के साथ साथ। जैसे ये बाउंड्री लाइन है, क्रिकेट में आपने देखा होगा,
तो ये बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के साथ जब फील्डर दौड़ता है, ही इज रनिंग अलोंग द बाउंड्री लाइन। यू आर वॉकिंग अलोंग द वॉल, अब वॉल के साथ साथ चल रहे हैं पैरेलल उसमें, तो अलोंग, दे वॉक डाउन अलोंग द रेलवे ट्रैक, तो उसके साथ साथ पैरेलल चलने का सेंस में अलोंग यूज करते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस वी यूज टू कन्वे द सेंस दैट ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, अब बीच में कोई ये रिवर है और आपको कोई यहाँ मिलता है, आपसे पूछता है आप कहाँ रहते हैं और आप रहते हैं रिवर के दूसरे साइड पे, राइट, दिस इज योर हाउस, तो आप कहते हैं आई लिव अक्रॉस द रिवर, यानी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। अब वो रिवर की जगह पे कोई फील्ड है, कोई मैदान है, कुछ भी है, कोई बिल्डिंग है, कोई मार्केट है, कोई पार्क है, कोई जंगल है, यू कैन यूज अक्रॉस, it means on the other side. One has to cross it to reach the other side. Okay, so they swam across the river, यानी अब दूसरे साइड पहुंच गए। एक वर्ड यूज करते हैं across ऐसे ही, उसके साथ through, ये preposition through कहाँ यूज होता है, जैसे I passed through the jungle। अब ये pass through इस सेंस में यूज होता है किसी चीज को क्रॉस करके, यानी ऑन द अदर साइड, तो आपने अक्रॉस यूज किया था। पास थ्रू का मतलब इसको स्लाइस करता हुआ, कट करता हुआ कोई निकल गया। अब ये जंगल है, सपोज ये जंगल है, इससे ये एंट्री भी है और एग्जिट भी है, ये दिस इज थ्रू का सेंस। यू नो, आप चाहे ऐसे क्रॉस कर जाए, पूरा डायगोनली क्रॉस करें, यू नो, लेंथ वाइज और अलोंग द विड्थ, yani in one entry and one exit. So when you have one entry point and then exit point and you cut through it or you slice through it, it's called through. So I passed through the jungle, I passed through the park or through a very busy street or through a very busy market or place, तो through आ जाएगा। On the other side के sense में सिर्फ across आएगा। Now we use OFF of, देखिए O सिंगल F ऑफ वो भी प्रेपोजिशन है, किसी से रिलेटेड हम बताते हैं नॉन लिविंग चीजों को तो ओ सिंगल एफ यूज करते हैं। सो जैसे किसी से रिलेटेड कोई चीज बताते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, तो वी यूज ओ सिंगल एफ ऑफ, जैसे द कैप ऑफ द बॉटल या द पेज ऑफ द बुक। ओ डबल एफ का यूज करते हैं हम जब किसी चीज से कोई डिस्टेंस बता रहे हो कि वो उससे अलग हट रही है कोई चीज, तो दूरी को बढ़ती जा रही है, तो उसमें हम ऑफ यूज करेंगे। जैसे ही फेल ऑफ द लैडर, अब ये लैडर, ये सीढ़ी से इसके जब गिरेगा सेपरेशन बढ़ता जाएगा, तो इसलिए ऑफ यहाँ पर करेक्ट है, ऑफ का यूज करते हैं। इसी तरह से FOR फॉर यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, आप डेस्टिनेशन बताने के लिए भी कह सकते हैं कि फॉर का यूज करते हैं, यानी वही डायरेक्शन आ गया। जैसे आई या ही लेफ्ट फॉर मुंबई, अब फॉर यहाँ पर डेस्टिनेशन है, अब मुंबई जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन है, मुंबई को जा रहा है, तो फॉर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, तो उस तरह से इसमें भी डायरेक्शन आ गया। देखिए समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस सच प्रीपोजिशंस एज अबाउट या अराउंड। अबाउट या अराउंड का यूज भी होता है, मतलब बाई, बाई के सेंस में, मतलब पास में, नियर बाई, इन द विसिनिटी ऑफ, राइट। एक फ्रेज यूज करते हैं इन द विसिनिटी ऑफ, मतलब उसके आसपास। जैसे द ईव टीजर, आप न्यूज़पेपर में कॉमनली पढ़ते हैं, द ईव टीजर, जो छेड़खानियां करते हैं इधर उधर। सो ये दोनों प्रेपोजिशंस अबाउट और अराउंड देखते हैं ये कैसे यूज होते हैं, तो इनके दोनों के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब अबाउट और अराउंड दोनों को पास की चीजों को बताने के लिए, किसी के सराउंडिंग्स में या इन द विसिनिटी ऑफ समथिंग, ये यूज करते हैं अबाउट और अराउंड। जैसे आपने सेंटेंस न्यूज़पेपर में, यू मे हैव कम अक्रॉस अ सेंटेंस लाइक द ईव टीजर वाज फाउंड अबाउट द गर्ल्स कॉलेज। ओके, वॉज फाउंड अबाउट द गर्ल्स कॉलेज, इसका मतलब उसके पास में। एक अबाउट आप जानते हैं किसी के बारे में, टेल मी अबाउट यू, वो अबाउट अलग है, और ये अबाउट यहाँ पर इसका प्रेपोजिशन वाले अबाउट का सेंस यहाँ पर है कि उसके पास में। या अराउंड भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक यू कैन से दैट द पुलिस वार्न्ड द ईव टीचर नॉट टू बी सीन अराउंड द गर्ल्स कॉलेज, राइट। या आप कहते हैं कि आई आस्क्ड द बॉय व्हाट
वॉज ही डूइंग अराउंड द स्ट्रीट, मतलब यहाँ वहाँ खड़ा है आसपास में, तो अबाउट और अराउंड इस तरह दोनों के पास में बाई की तरह यूज होता है। सो डायरेक्शंस से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बेसिक प्रीपोजिशंस और उनके डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए।